अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पीटीआई में इख्तिलाफ़ात की रोज़ नई नई कहानियाँ सामने आती हैं, लेकिन ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केपी की अगर बात की जाए तो इंटरनल रिफ्ट शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और बोन ऑफ कंटेंशन जो बने हैं इस बार वो हैं शकील खान। करप्शन के चार्जेस पर शकील खान की काबीना से बरतरफी कर दी गई थी, जिसके बाद पीटीआई में इख्तिलाफ़ात पर इमरान खान बानी पीटीआई बरहम नज़र आए। फिर उन्होंने शकील खान के हक़ में बयान देने वाले जो अरकान कौमी असम्बली थे, यानी आतिफ खान और जुनैद अकबर, जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, उनको तलब कर लिया है और आने वाले कुछ दिनों में अडियाला जेल में उनकी मुलाकात का भी इम्कान है। अब इस पर बैरिस्टर सैफ ने बताया है कि ये ग्रुप बंदी का मसला नहीं है जो कि इसे लेबल किया जा रहा था, मगर शकील अहमद को करप्शन के चार्जेस पर काबीना से हटाया गया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास करप्शन के कोई शवाहिद हैं तो फिर वो कमेटी के सामने पेश करें। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात की जाए तो फिर वहाँ पर भी कुछ इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं। दो ग्रुप्स बन चुके हैं। हाफिज़ फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर पीटीआई पंजाब भी इख्तिलाफात का शिकार नज़र आ रही है। तो ये इंटरनल ड्रिफ्ट्स किस हद तक हैं और क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए, इसके पार्टी की पॉलिटिक्स पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसी पर बात कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, ये पीटीआई की जो अंदरूनी गरज बरस है ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रही, सर्दी हो या गर्मी ये तो जारी है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो अंदरूनी गरज बरस, आपने बड़ा अच्छा कॉइन किया है इसको। ओले भी पड़ रहे हैं और बारिश तो मुसलसल हो रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अंदरूनी गरज बरस के साथ साथ जो बैरूनी तूफान आ रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि पीटीआई के गिर्द घेरा बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है और बड़ी तेज़ी से हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखने की बात एक सबसे पहले ये है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि पीटीआई का मतलब है इमरान खान। जी। और इमरान खान का मतलब है पीटीआई, क्योंकि जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो पैदा ही नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए आप जरा लगाइए अंदाजा। भुगत रही है इख्तिलाफात की फॉर्म में। जी बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजूहात की तरफ आने की कोशिश करते हैं। उस पर सबसे बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई इस वक्त इंतशार का शिकार इसलिए है कि किसी को पता ही नहीं है कि करना क्या है, किसकी बात सुननी है। जब बात करनी होगी अडियाला जाएंगे, किसी साकिब बशीर की सिफारिश डाल के उधर को राव साहब की सिफारिश डालेंगे, मुलाकात होगी, उधर से लेके आएंगे, कुछ इस किस्म का माहौल होगा, तो समझ में आएगा कि लीडर क्या चाहता है। अब ये कसम पुरसी की सी हालत है, ये बड़ी बेबसी की सूरत हाल है कि अच्छा, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे उस वक्त थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो छुट्टियां मना रहे हैं कि वाकई जेल में हैं। उनकी समझ नहीं वो कहाँ पे हैं। अब आगे आपके यानी आ जाएं शिबली फराज साहब की तरफ आ जाएं, गौहर नायाब की तरफ आ जाएं, ये सारे लोग, इनको आपस में पता ही नहीं है। और फिर ये कि इनकी आपस में जो चीजें चल रही हैं, मिसाल के देता हूं आपको, शेर अफजल मरवत साहब निकाल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो बारों बार पीर वदाई बहुत बार चले जाते हैं, फिर पता लगता है जी कल परसों उनकी वो गले भी मिले हैं, कोई आंसू वांसू भी बहाए गए हैं और कहा गया जी इस दफा 9 मई हुई तो मैं कहूंगा कि मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा, इस किस्म का। फिर फवाद चौधरी को देख लीजिए, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अचानक आते हैं, सारी स्क्रीनों पे फवाद चौधरी नजर आ रहे हैं। किधर गए हैं फवाद चौधरी साहब? तो ये तो हो गई अंदरूनी सूरत हाल। क्विकली जरा देख लेते हैं कि इस वक्त पीटीआई की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, इमरान खान साहब की सूरत हाल क्या है, और उसके बाद इसकी बॉटम लाइन आपको निकाल के बताते हैं। देखिए, ये जो गरज बरस है ना, ये बैरूनी तौर पे ज्यादा हो रही है। 9 मई के मसाइल अपनी जगह पे हैं, लीडर मुसलसल जेल में है, 9 मई के सहूलतकार एक्सपोज हो रहे हैं। तरह मैंने पहले कहा, फवाद चौधरी फिर गायब हो गए हैं, इन हो गए हैं शेर अफजल साहब। डील नहीं हो सकी और माफी तलाफी वाली बात भी खटाई में पड़ गई। हुकूमत वक्त घेरा तंग करने में मुसलसल मगन है। इस वक्त एजेंडा नंबर 1 और एजेंडा नंबर 99 हुकूमत का पीटीआई के गिर्द और बानी पीटीआई के गिर्द घेरा तंग करना है। उस तरफ देखिए, ग्रैंड अलायंस जो है उसका दूर दूर वो किधर गए, तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान और वो मौलाना ने ये कर देना और वो कर देना, उधर भी दाल निकल रही। दूसरी तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको नजर आ रही है एक पेज पे, वो भी
एंटी यानी नजर आती है इसकी, क्योंकि 9 मई का एंगल और फिर यानी हुकूमत का खान के साथ अगर ये मसाइल कम हैं तो अदालत की तरफ चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि मखसूस नशिस्तों का मसला तो खटाई में पड़ चुका है। दर्जनों केसेस खान का और उनकी बेगम का वेट कर रहे हैं, करते रहेंगे पीछे। इलेक्शन कमीशन के अपने अजाइम हैं। हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई रेडार में तो पहले से ही थी, खान रेडार में तो पहले से ही था। अब ये है कि फोकस हो गया। तो इस तरह लाइट नहीं होती, आपकी लाइट सिर्फ आप पे फोकस होती है, स्पॉटलाइट, मतबा नजर ही ये है। तो यूं समझिए कि एक भयानक ख्वाब है जिसमें से गुजर रहे हैं। तो सिर्फ तंजीमी ही नहीं, पीटीआई को इस वक्त हर वो मसला दरपेश है जो किसी भी मुल्क में किसी भी अपोजिशन पार्टी को सख्त तरीन हालात में दरपेश होते हैं। राव खालिद साहब, एक्सटर्नल तूफान की भी बात की ना नजमुल साकिब साहब ने, तो ऐसे में ये ख्याल आता है कि अगर सारी हवाएं आपके खिलाफ हों तो व्हाट यू कैन डू इज़ टू स्टे यूनाइटेड, कि आप अपने मामलात ठीक रखें, आप अपने जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं उसको ज़रा साइड पे कर दें, क्योंकि अभी आपको एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी तो आपके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी पीटीआई वाले या तो बना नहीं पा रहे या बनाना चाह नहीं रहे। जो अंदर जो मसाइल हैं उनके मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात, फिर लीडरशिप का फुकदान, फिर ये टसलबाजी के जी मैंने इस पोजीशन पे आना है, मैंने उस पोजीशन पे आना है, उसको उस पोजीशन पे नहीं जाने देना, ये पॉलिटिक्स थी। तो बड़ी पेटी चीज़ है अगर देखा जाए ओवरऑल मामलात को। एक तो रामीन, ये इस हफ्ते की बात नहीं है, ये इस महीने की बात नहीं है। जब से इमरान खान हुकूमत से निकले यही बातें सुन रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। वो उधर चला गया, वो पार्टी टूट गई, उसका ये हो गया, ये तबाह हो गया। अब इमरान खान का 10 एक मिसालें मैंने पहले भी दी थी, जब इमरान खान का बिल्कुल तिया पांचा कर दिया गया था। हाँ। और बिल्कुल अभी भी वो लोग मौजूद हैं जो हर हफ्ते बाद ट्वीट करते हैं बस इमरान खान का खेल ख़त्म हो गया, पीटीआई फारग हो गई और ये तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, और इस तरह करके हमें बताया जाता है। ये दुरुस्त भी हो तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, ये सब कुछ भी हो जाए अगर ये 100% भी दुरुस्त हो। ठीक है, जहाँ तक पीटीआई की बात है उसमें एक दो बड़े बुनियादी फैक्ट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक तो वो जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जुल्म ज़्यादती या हाई हैंडेडनेस, या आप कह लें कि जायज़ केसेस होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में शायद मार्शल लॉ में भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ, और जिस तरह से घरों में रेड, और जिस तरह वो, ये तो एक आम सी बात अब हो गई है कि ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। जो पंजाब पुलिस का देख लें, या केपी में थोड़ा सा कम रहा, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा पुलिस ने जिस तरह से किया, ये एक फैक्टर ये है। दूसरी बात ये है कि उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप है, जिसमें जहांगीर तरीन छोड़ गए, परवेज़ खटक छोड़ गए, असद उमर नहीं है, फवाद चौधरी भी बाहर है, फिर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब अंदर है। दर्जा पर दर्जा लीडरशिप होती है पॉलिटिकल पार्टी में। एक इमरान खान है, कुछ लोग उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं, फिर उसके नीचे जो लोग हैं वो आगे कुछ लोगों को कर रहे हैं। अपना इन्फ्लुएंस होता है, पंजाब के अंदर लीडरशिप का इन्फ्लुएंस है, केपी के अंदर लीडरशिप का इन्फ्लुएंस है, मुख्तलिफ एरियाज उसके होते हैं। अब जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, वो 3rd या 4th टियर के लीडर हैं, और सब बराबर के हैं, उनमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सीनियरिटी नहीं है, ना कोई बहुत ज्यादा मकबूल है, ना बहुत ज्यादा बासर है, ना बहुत ज्यादा बारूब है, यानी हिरार्की कोई नजर नहीं आ रही, भले वो मिनिस्टर है या भले वो सदर। वो जो चीज है वो नेचुरली वो बराबर के है। हर कोई कहता है मैं तगड़ा हूं, दूसरा कहता है मैं तगड़ा हूं, वो इस तरह से करता है। दूसरा मसला जो आ रहा है, केपी में उनकी हुकूमत भी है, हमारे यहाँ हुकूमतों को आदत पड़ गई है एस्टेब्लिशमेंट और मुक्तदर की मदद से चलने की। तो जब आपको वो पूरी तरह मुयस्सर ना हो तो आप फिर कन्फ्यूजन का शिकार ही रहते हैं, आप शक व शुबे का शिकार रहते हैं, या खौफ का शिकार रहते हैं कि ये करूँगा तो ये ना हो जाए, वो करूँगा तो ये ना हो जाए। तो इस तरह से वो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है हुकूमत चलाने में भी। फिर उसमें मसला आता है कि आपका लीडर जो जेल में है उससे आपने गाइडेंस लेनी है, तो क्या वहाँ कोई कैबिनेट मीटिंग होती है जेल में जाके? वहाँ तो कागज़ पेंसिल भी नहीं होती, ज़ुबानी बात आपने कम्युनिकेट करनी होती है। आप क्या कम्युनिकेट करते हैं, इमरान खान के पास कितनी इंफॉर्मेशन जाती है, एग्जैक्ट उसका मतलब क्या होता है, क्या उस पर डिस्कशन हो पाती है, थ्रेडबेयर डिस्कशन जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद वो को गाइडेंस देते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह से नहीं होगा। जो गंडापुर साहब अगर जाते होंगे बातें याद करके ये बात खान साहब को बतानी है, वहाँ जाके आधी भूल जाते होंगे या आधी कॉन्टेक्स्ट के बगैर ही बता देते होंगे, तो उसके आगे फिर गाइडेंस भी वैसे ही मिलनी है। इस तरह बाकी लोग जो मिलते हैं
वो भी इसी तरह होते होंगे। साकिब, केपी में क्यों कंसेंसस नहीं हो पा रहा है इस बात पे कि शकील साहब ने करप्शन की है? क्यों इस मामले पे ग्रुप बंदी देखने में आ रही? क्योंकि करप्शन के खिलाफ तो बयानिया पीटीआई लेके चलती है और अच्छी बात है उन्होंने इस पर एक्शन लिया, लेकिन क्यों कुछ लोग हैं ऐसे जो कि इसकी मुखालिफत करें? और दूसरा है कि अडियाला जेल के हवाले से भी ज़रा आप बताएगा, क्योंकि आपको मालूमात रहती है वहाँ पर जो सहूलतकारी की बातें हो रही थी, नेटवर्किंग की बातें हो रही थी, इस हवाले से भी क्या अपडेट है ये बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा में एक तो या ओवरऑल भी पीटीआई जो लीडरशिप का फुकदान है कि जो टॉप की लीडरशिप है वो है नहीं है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी यही पोजीशन है। वहाँ पे अली अमीन गंडापुर सीएम बने तो उससे पहले बड़े बड़े नाम आतिफ खान और इस किस्म के नाम मौजूद थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर सिलेक्शन बने इमरान खान साहब की। उसके बाद एक और फैक्टर भी बड़ा अहम है, जो पीटीआई है खैबर पख्तूनख्वा में 2013, 18 और अभी 24 दोबारा जो है वो उनको लाया गया है गवर्नमेंट में, और वहाँ पे अभी ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप है खैबर पख्तूनख्वा में। इसलिए गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है, वहाँ पे अपोजिशन एज सच जो है वो अपोजिशन नहीं है। तो ये फिर बजाय इसके कि अपोजिशन तो इनको टफ टाइम उस तरह देती नहीं, तो ये अपने आप को ही टफ टाइम देते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें, जी अपने आप को टफ टाइम दे रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है, अब शकील खान जो है उनके जो इल्ज़ामात हैं उनको देखा जाए तो वो बड़े संगीन नोयत के हैं। मार्च से अगस्त 5 माह हैं, 5 माह में करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं। बयानिया ही इमरान खान साहब का करप्शन के खिलाफ है। इमरान खान साहब ने अब जुनैद अकबर और आतिफ खान को बुलाया अडियाला जेल में, लेकिन एक और दिलचस्प मामला भी है कि जो टसल है मजीद आगे बढ़ रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कल इजलास था 19 अगस्त को, उसमें ये इंदिया दिया था शकील खान ने कि मैं जो है वो हकायक मजीद सामने लाऊंगा। तो वो जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है 26 अगस्त तक कि ना इजलास होगा ना जो है वो ऐसी जो है वो कोई बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो थ्रेट है वो अभी भी मौजूद है, लेकिन एक 3 रुकनी कमेटी बनी है जिसका इमरान खान साहब ने कल अडियाला जेल में जो मीडिया से टॉक की थी, तो उन्होंने आतिफ खान और जुनैद अकबर को कहा था कि पब्लिकली आप कोई बात ना करें। जो शकील खान ने इल्जामात लगाए हैं इसके हवाले से कमेटी एक बनी है खैबर पख्तूनख्वा की, वो कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है। वो कमेटी इस सारे मामलात को देखेगी और वो फिर फाइंडिंग्स देगी कि क्या वाकई इन इल्जामात में कोई हकीकत है या नहीं है। इमरान खान साहब इन सब की तरदीद करते हैं। वो कहते हैं जितनी भी मैसेजिंग है, जितने भी इंटरव्यूज का जो मवाद है या इसके अलावा कम्युनिकेशन है, वो तो मैं अपने वकला के जरिए भी कर सकता हूं, क्योंकि पिछले 8 माह में हर हफ्ते कम से कम 1-2 समातें किसी न किसी केस की होती हैं, और 2 दिन इनकी एक फैमिली का दिन होता है मुलाकात का, और एक वकील और इनके जो लीडरशिप है उनका होता है 1-2 दिन जो है वो वैसे केसेस होते हैं। तो ऑलमोस्ट हफ्ते में हर हफ्ते में 2-3 मुलाकातें उनकी होती हैं, 2-3 दिन। तो इस तरह वो कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, कोई मैसेज हो, कोई इंटरव्यू के वाले से वो कह चुके हैं कि मैं तो पॉइंट्स देता हूं, वो इंटरव्यू बना के फिर जो है वो आगे भेज दिया जाता है। ये सिचुएशन है अभी तक। बिल्कुल ठीक। वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा जो कुछ दिन पहले इंटरनेट की सुस्त रवि को फायरवॉल से जोड़ रही थी, ये बता रही थी कि हुकूमत साइबर सिक्योरिटी के लिए वेब मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल कर रही है, जिसकी वजह से कुछ मसाइल हैं जो कुछ रोज़ में हल हो जाएंगे, मगर अपनी दूसरी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाती हैं, फायरवॉल का जिक्र तक नहीं करती और सारा मलबा अवाम पर डाल देती हैं कि इंटरनेट इसलिए सुस्त हुआ क्योंकि लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिससे सिस्टम पर बोझ पड़ता है। लेकिन नाजरीन, बहुत कन्वीनियंटली उन्होंने इस बात पर इग्नोरेंस का मुजाहरा किया है कि आखिर क्यों अवाम को वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ा। असल सवाल तो ये है। फिर उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को कसूरवार ये कहकर भी ठहरा दिया कि सोशल मीडिया पर हुकूमत और इंटरनेट के हवाले से जो डिस्कशंस की जा रही हैं, इससे हमारी बैनुल-अक़वामी इमेज बहुत ख़राब हो रही है और आईटी की सनत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। मगर एक बार फिर उन्होंने कन्वीनियंटली ये बात इग्नोर कर दी कि ये हुकूमत है जिसके इक़दामात ने फ्रीलांसर्स और आईटी सेक्टर को कमज़ोर किया है, ना कि उस डिस्कशन ने जो लोग अपना रोज़गार छिन जाने के गुस्से की वजह से उन सेंटिमेंट्स का सोशल मीडिया पर जाकर इजहार कर रहे हैं। राव खालिद साहब, स्लो इंटरनेट के मामले में कसूरवार आपकी नज़र में कौन है? शिजा फातिमा तो कह रही है आवाम है। यकीनन अवाम ही है। वो
वो इसलिए भी हैं कि इनको मुंतखब नहीं किया, ये भी उनका कसूर है। ये तो सही और वो अब बदला नहीं लेना उन्होंने कि आपने हमें 17 सीटें दी, 18 सीटें दी और अब हमसे आप तवक्को भी करते हैं कि अब आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपकी हमायत कैसे करेंगे या आपको सहूलियात कैसे देंगे। अच्छा, ये बात जो का पार्ट, लेकिन ये बड़ी यानी अजीबो गरीब सी लॉजिक और है। आपने बताया जैसे उन्होंने पहले कुछ और कहा, फिर कुछ और कहा, अभी पता नहीं आगे चल के क्या कहेंगे उधर। जी जी। एक तो जो बुनियादी बात उन्होंने की वो है जी IT है तरजीही शोबा, हाँ, जिसमें एक्सपोर्ट $20 बिलियन तक लेके हंसी जानी है, आती है जो इस बात। वज़ीर-ए-आज़म भी कह चुके हैं और बड़ा उस पर जोर भी दिया जाता है। तो उसके साथ आप ये हाल कर रहे हैं तो आपकी पॉलिसी साजी और आपकी सोच का अंदाज और उसको इसमें सिर्फ बंदा जाहिर है हंसी क्या हानि है, अपना बाल नोचेगा, अपना सर पीटेगा कि आपका ये अप्रोच है, ये आप इस तरह से देखते हैं। VPN वाली बात हम मान लेते हैं, चले जी। एक तो ये एक्सपर्ट नहीं है, इनकी जो डिग्री है वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी में है। अच्छा। ये IT के उनको इतना ही पता होगा जितना मुझे पता है, जितना हम फ़ोन यूज़ कर लेते हैं हम, इस किस्म का ही पता होगा इनको। ठीक है। लेकिन ये है कि आप किसी जॉब पे होते हो तो आपको लर्न करना चाहिए, आपको प्रॉपर अगर जिम्मेदारी आई गई है तो सीखना भी चाहिए। इनको शायद ये पता नहीं कि VPN 8 फरवरी से यूज़ हो रहा है, क्योंकि ट्विटर का इशू आ गया था 8 फरवरी के बाद से, उस वक्त उसको ब्लॉक हो गया था सारा। हाँ जी, तो 8 फरवरी से लेके ऑफ एंड ऑन, कभी महीने बाद 2 दिन के लिए स्लो हो जाता था, कोई मुहर्रम के दौरान कह रहे अब बंद कर दिया गया, या कोई ऐसे इवेंट्स होते थे जिसमें ये होता था। इस तरह तो नहीं हुआ था। अगर VPN की वजह से हुआ होता तो अब तक मुसलसल होना चाहिए था उसको। अब मसला उसमें यह है कि हम डिजिटल इकॉनमी की तरफ जाना चाह रहे हैं और एक्सपोर्ट $20 बिलियन तक ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं कि मैं अगर अपने वाईफाई ना हो मेरे पास, हाँ। मैं ना व्हाट्सएप मैसेज वसूल कर सकता हूँ, ना मैं व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ, कोई भी सोशल मीडिया टूल मैं यूज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जो फैसिलिटी है बुनियादी तौर पे, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं सेल फोन के, उनके वो बुनियाद से ही उसको बंद कर दिया गया है। वो आती नहीं है आपके पास, अचानक के ब्लिप होगा, एक आध मैसेज आ जाएगा, फिर गायब हो जाएगा। तस्वीर डाउनलोड कर रहे हैं वो नहीं हो रही, मैसेज आ रहे हैं लोगों को, वो आप पढ़ नहीं पा रहे। तो इस किस्म की सूरत हाल है। तो इस तरह से आप जी, तो ये, लेकिन एक मुझे समझ नहीं आती, जहाँ पे आम आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा होता है, जैसे इस शोबे में आप कह लें कि फ्रीलांसर्स हैं, मिडिल क्लास या पढ़े लिखे लोग, या जो अपनी मेहनत करना चाह रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा रोज़गार, 25 लाख लोगों का आपने सुना, और भी होंगे, ये 25 लाख तो अभी फिगर आ रहा है ना, मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए वहाँ पे क्यों मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। फिर हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, आप देखें 2.5 लाख कह रहे हैं मजदूर, और वो हुनरमंद जो है वो बेचारे बेकार हो गए। आपने गैस बिजली की कीमतें इतनी कर दी हैं, वो वायबल नहीं रहा उसका आपका बिजनेस मॉडल। आपकी 2021-22 में $15 अरब की एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की, ठीक है। तो अब आप कितनी, जब आपकी बंद, उस वक्त ये था कि डिमांड बढ़ रही थी, हुनरमंद नहीं हमारे पास उस वक्त, क्योंकि पहले हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीचे गई तो हुनरमंद कोई बांग्लादेश चला गया, कोई श्रीलंका चला गया, कोई दूसरे मुल्कों में चले गए, जो टेक्सटाइल के पर्टिकुलरली जो अच्छे कारीगर थे, तो वो बहुत अच्छी तनख्वाहों पे गए, वापस आ नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ उस सैलरी स्ट्रक्चर तय नहीं। तो नए लोगों की ज़रूरत थी आपको, आप नई पावर लूम्स लग रही थी, धड़ाधड़ हो रहे थे मामला सारे। अब अचानक आप चले गए नीचे। और इस वक्त जो इन्वायरमेंट है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुद कह रही है, गवर्नमेंट भी मानती है इस बात को कि बांग्लादेश की सूरत हाल है जो ओवरऑल, उसमें आपको यूरोप से और अमेरिका से बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आप वो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी फ़र्क होती चली जा रही है। तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, आप डॉलर कैसे कमाएंगे, आप फॉरेन एक्सचेंज अपना कैसे बेहतर करेंगे, फ्रीलांसर्स को आपने वैसे फ़र्क कर दिया। उसके बाद आता है किसान आपका। इस दफ़ा बड़ी हमने डिस्कशन भी की कि बड़ी अच्छी कपास की फसल होने जा रही है, बड़ा एरिया, बड़ा कास्ट हो गया है, तो बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर इस तरह से बंद होती जा रही है और कह रहे अगले महीने और मिलें बंद हो जाएंगी, तो वो कपास कहाँ जाएगी? चरखों पे काटेंगे हम बैठ के उनको, क्या घरों पे उससे बनोना निकालेंगे, बनोले से खल बनाएंगे, तेल निकालेंगे, ये काम करेंगे, उससे वैल्यू एडिशन हम कोई नहीं करेंगे उसकी। तो किसान का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले आपने गंदम पे उसकी कबर तोड़ दी है, छोटे किसान की खास तौर पे, उनका बेड़ा गर्क हो गया, और अब आप कपास पे उसका रही सही कसर इस पे निकल जाएगी। तो आप सोलर पैनल अगर उनको देंगे तो वो क्या करेंगे उनका, क्या कौन सा ट्यूबवेल चला के वो फसल उगाएंगे जिसकी फिर उनको प्राइस भी मिले, उनको उसका मिले। तो मुझे लग ये रहा है कि
बड़ी विम्सिकल चीज़ों के ऊपर हमारे यहाँ पॉलिसी बनाई जाती है, इकदाम किए जाते हैं, कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, कुछ सोचा नहीं जाता किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे 5 साल मंसूबे, 10 साल मंसूबे की बातें बड़ी होती है। अभी भी हमारे शहबाज शरीफ साहब देंगे, अल्लाह करे उसमें कोई अच्छी खूबसूरत नज़र आए हमें और देखने को मिले। हाँ। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे लग ये रहा है कि एक तो बिल्कुल ही ऐसे ही तमकटोइया मार रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह हो जाएगा, इसको इस तरह करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, इसको रोक लेंगे, डरा धमका के एक दूसरे को ऊपर नीचे करके वो डंग टपाऊ टाइप जो होती है ना, तो उसमें लग ये रहा है कि गवर्नमेंट भी कुछ सोच समझ से आ रही हो चुकी है, या तो प्रेशर को बहुत आ गया उनके ऊपर, कोई शायद टाइमलाइन दे दी गई है कि इसके अंदर कुछ करना है, तो उस वजह से इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें आप। नजमुल साकिब साहब, कौलो फेल में बहुत ज़्यादा तजाद नज़र आता है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हुकूमत में आने के बाद, अभी 14 अगस्त पे भी उन्होंने तकरीर की, उसमें उन्होंने इकॉनमी को बेहतर बनाने की बात की, सस्टेनेंस की बात की, डेवलपमेंट की बात की, मॉडर्नाइजेशन की बात की, मगर हमें ग्राउंड पे क्या नज़र आ रहा है कि 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो जाती हैं, 2 लाख मजदूर बेरोज़गार हो जाते हैं, 25 लाख फ्रीलांसर्स बेरोज़गार हो जाते हैं। ये तो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। वो जो विजन लेकर आ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मुश्किल है। पहले तो उस विजन को देख लेते हैं कि वो है क्या। क्या वो विजन को नया विजन है या वो पुरानी किसी फाइल में से, आर्काइव में से निकाल के देखा गया, देखेंगे, पता लगेगा। देखिए ये जो इन्होंने यानी दिया है ना, जवाब दिया है, ये VPN है, ये फायरवॉल नहीं है, अवाम का कसूर है, तो मेरे ख्याल में अवाम का कसूर क्या है? अवाम आटा गूंदते हुए हिल रही है, ये पहला कसूर है अवाम का। दूसरी बात बताता हूँ आपको। एक अम्मा बहुत बूढ़ी सी गई एक थाने में और थानेदार से कहा कि बेटा 4 दिन पहले मेरे मियाँ आलू लेने गए थे, आज तक वापस नहीं आए। तो थानेदार ने कहा कि अम्मा जी कोई और सब्जी पका लें। अब ये है कि आप दलील देखें क्या दी जा रही, दलील देखें क्या दी जा रही है कि VPN है, फलाना, अवाम का कसूर, किधर से कसूर। लेकिन अगर आप उनके देखेंगे ना कि उनके पास क्यों इस तरह का कोई जवाब नहीं है, दलील नहीं है, तो आपको पता लगेगा कि वो जो डिस्कशंस की बात आपने की है ना कि इस तरह की हो रही है और वो सिक्योरिटी के एंगल हैं, वो तो करना है, वो तो करना है, लेकिन तरीका सलीका नहीं आया करने का। आपने उसमें यानी गंदुम के साथ आपने घुन भी पिस दी है और इसीलिए ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्विकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस वक्त खबरें मैं यानी ये सारा नोट करके आऊँ, 4-5 बुलेट पॉइंट सुन लीजिए जी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कह रही है कि मुतअद्दिद मिलिट्री ये मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मंसूबा बना रही हैं, अक्सर पहले ही कर चुकी हैं। दूसरा, दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक जनवरी से जून तक दुबई में 3,986 पाकिस्तानी कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। ये 17% का इजाफा है। खबरों के मुताबिक लाखों हुनरमंद और गैर हुनरमंद यानी स्किल्ड और जो अनस्किल्ड लेबर है आपकी, पाकिस्तान ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। लाखों फ्रीलांसर्स को होने वाला नुकसान तखमीना लगाया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान के एक्सचेकर को कितना नुकसान होगा तखमीना लगाया ही नहीं जा सकता। आम आवाम को मुश्किलात सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी हुकूमत आम आवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसका अंदाजा भी लगा सके। फायरवॉल का जब सोचा गया ना रामीन जी, तो नुकसान और रद्द अमल भी इन्होंने सोचा होगा और किसी सियाने ने ये कहा होगा कि अवाम की खैर है, आप ये करें जी, ऊपर से हुक्म आया हुआ है, बंद करें ये सारा, अवाम की खैर है। तो अल्लाह करे कि मेरी और आप सबकी अवाम खैर से हो और वो इस मुसीबत में, इस इम्तिहान से भी सुरखरू होके निकले। बिल्कुल ठीक है।
साकिब आप बताइएगा, आपको क्या लगता है जिस तरह से गैस लाइट किया जा रहा है आवाम को कि आवाम को VPN यूज़ करना क्यों पड़ा, इसको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है, कोई सिंपैथी करने को तैयार नहीं है कि उनका हशर क्या हुआ है जब इंटरनेट स्लो हुआ है, कि उनको अनअवेलेबल कर दिया गया फ्रीलांसर्स और फाइवर जैसी वेबसाइट्स से जहाँ पर वो कमा रहे थे रोज़गार। सिंपैथी करने को कोई तैयार नहीं है, गैस लाइट करने को सब तैयार हैं। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इंटरनेट का इस्तेमाल, जो ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, एक्स है, फेसबुक है और इस किस्म की जितनी भी ऐप्स हैं, उनका जो इस्तेमाल है, जिस तरह यंग जनरेशन जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही है और बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है, इसको एक थ्रेट के तौर पर लिया जा रहा था और लिया जा रहा है। और उसकी एक बड़ी मिसाल 8 फरवरी भी था, क्योंकि 8 फरवरी से पहले आपने देखा कि PTI को ख़ास तौर पर, क्योंकि PTI सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा हैं वो इस वक्त, तो 8 फरवरी से पहले उनको जिस तरह क्रश किया गया, उनके जो नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, उनके जो तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, उनको पकड़ा गया, उनके पास निशान नहीं था एक, और किसी को कोई पता नहीं था, कैंपेन नहीं थी, मुहिम नहीं थी। इसके बावजूद जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, उन्होंने इफ़ेक्टिवली इसको इस्तेमाल किया और वो जो अब मुख्तलिफ हलकों के मुख्तलिफ निशान लोगों तक पहुंचाए कि फ़लाँ हल्के का फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो उसका एक असर हमें नज़र आया रिजल्ट्स की सूरत में। तो मेरा ये ख्याल है कि एक वजह ये भी है कि इतने बड़े पैमाने पर सब कुछ करने के बावजूद उस रोज़ वो बंद था, मोबाइल भी बंद थे, उस दिन सब कुछ बंद था, इसके बावजूद जो है वो इतना बड़ा रिजल्ट आना, ये जो है वो इसको एक थ्रेट इसको ये भी समझा जा रहा है। दूसरा, इसमें जो इख्तलाफ राय है, जो क्रिटिकल हैं लोग, उनको दबाना भी मकसद समझ सकते हैं आप। तीसरी और जो बड़ी चीज़ जिसका हवाला दिया जाता है उमूमी तौर पर, हालांकि ये तीसरी है कि गालम गलोच करते हैं लोग, पता नहीं तनकीदी वो गालियां निकालते हैं और तरह तरह के नाम और इस तरह की बातें करते हैं, तो वो तीसरा उनका पॉइंट है। मेरा नहीं ख्याल कि उससे ज़्यादा मसला है, पहले 2 पॉइंट्स बड़े जेन्युइन है। अब जो इन्होंने किया है, जो गवर्नमेंट है, उसका जो एक्ट है वो सबसे जो अब ये कहते हैं हैरान कुन है हमारे लिए, वो ये है कि फायरवॉल जो है वो लगाई जा रही है। आप मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देखेंगे, दुनिया भर में लगती है, फलां भी लगती है, और फैक्ट चेक्स आ रहे हैं कि फलां मुल्क का ख्वाजा आसिफ ने कहा तो वहां तो नहीं लगी हुई, फलां मुल्क का फलां वजीर ने कहा वहां तो नहीं लगी हुई। और ये आज जो शिजा फातिमा साहिबा हैं, इन्होंने वज़ीर मुमलिकत है IT की, इन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल हुआ कि आप फायरवॉल लगा रहे हैं या नहीं। इन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। अंदाजा लगाएं कि वजीर कह रहे हैं कि नहीं, इस किस्म के इक़दाम किए जाते हैं, कर रहे हैं, करने होंगे, इसके बगैर काम नहीं चलता। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा दो रोज पहले, उन्होंने कहा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अभी हम जो है वो टेस्ट कर रहे हैं इसको। तो दूसरी तरफ जो IT के मिनिस्टर है वो मान ही नहीं। मतलब गवर्नमेंट का लेवल देख लें कि एक चीज़ अगर आप कर रहे हैं, वो जैसी तैसी भी है, उस पर तनकीद हो रही है, माने तो सही कि ये काम जो है वो हो रहा है। और दूसरी जानिब पूरी इंडस्ट्री को मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हिलाया है, और इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, वो बैनुल-अक़वामी जो कंपनीज हैं, उनके साथ ऑनलाइन जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान के, उनका काम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। कराची से लाहौर तक जो उनकी एसोसिएशंस हैं, वो जो है वो शोर मचा रही हैं कि गवर्नमेंट को कम से कम ऑन बोर्ड रखना चाहिए। अब 2 बड़ी अदालतों में इनको चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो जो कल से जो वीक शुरू हो रहा है, हेयरिंग होनी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कल इस हवाले से हेयरिंग है, जो इंटरनेट की सुस्त रवि है, फायरवॉल, इसके खिलाफ। और ये एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो एक्सेस है आपके डाटा तक, आप जो बात कर रहे हैं उस तक एक्सेस हो जाएगी फायरवॉल की सूरत में। और सिर्फ जो है वो जो ऐप्स हैं या जो आप लिखते हैं वो उस डाटा तक नहीं, बल्कि गुफ्तगू वाला मामला भी है। तो जो प्राइवेसी का एक शिक मौजूद है आइन में कि आपकी प्राइवेसी को वायलेट को नहीं कर सकता कोई, तो वो जो आइन ने प्रोटेक्शन दी है अपने शहरियों को, तो उसका दिफा फिर गवर्नमेंट कैसे करेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर अदालतों में इसको चैलेंज किया गया है। अदालतें भी इसको देखेंगी
और जो IT से मुतल्लिका जो कंपनीज हैं वो जो इशारे दे रही हैं, जो इंदिया दे रही हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं कि अगर आगे चलकर चलता है तो बैनुल-अक़वामी कंपनीज फिर वो डाटा कंप्रोमाइज होने वाले फैक्टर को भी देख रही हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये सुस्त होगा या फायरवॉल लगेगी तो चलें यहाँ पे लग जाएगी और यहाँ पे नहीं, वो ये समझते हैं कि उनके जो क्लाइंट्स हैं उनका जो डाटा है वो सिक्योर होना चाहिए, वो कहीं कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इस बुनियाद पर वो कंपनीज पाकिस्तान के क्लाइंट्स, पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ काम जो वो करना छोड़ देंगी और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे ग्रेजुएट्स मौजूद हैं, आगे जॉब्स का कोई सिलसिला नहीं है, कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास कि आगे जॉब जो है वो क्रिएट भी होंगी। तो इसलिए इस सारे 2024 में मेरा ख्याल है कि जो एक डिजिटल दुनिया है इसमें इसको दूर करना मेरा ख्याल है कि ये कोई मुनासिब फैसला नहीं होगा। इससे एक तो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें और जहां तक मुमकिन है वो उसको जो है वो स्क्योर करने की कोशिश की जाए। मेरा ये ख्याल है कि एक सेगमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट का वो आता है कि उस पर उनको क्वेश्चन आता है कि इस किस्म का कंटेंट जो है वो नहीं जाना चाहिए, बाकी बहुत सारा कंटेंट जो है उसका नॉन पॉलिटिकल है, उसका पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक ही नहीं होता, तो उसको जो है वो छोड़ दें। तो ये स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बेहतर इसका हल जो है वो निकल सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंसेंसस होना चाहिए, स्टेक होल्डर बैठा जाना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मंकी पॉक्स से एक वबाई मर्ज़ है जो कि सर उठाता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान में इसका एक केस कंफर्म हो चुका है KP में, और जो पेशेंट है वो सऊदी अरब से आए थे यहाँ पर, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से एक हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस पर शुरू कर दी गई है। इस मर्ज़ के हवाले से भी कुछ बातें सामने आई हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सेहत के जो राब्ता कार बराए सेहत जो डिपार्टमेंट है उसके सरबराह हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये मर्ज़ 99% तक काबिले इलाज है और ये भी बताया गया है कि इसमें मौत का फौरी ख़तरा नहीं है, फर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर उस शख्स को जिसको ये मंकी पॉक्स लग जाए, अगर उस शख्स को ऑलरेडी कोई बीमारी हो, कोई वाइटल ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा हो, तो फिर उसमें ज़्यादा इशू हो सकता है, वरना काबिले इलाज मर्ज़ है और फर्टेलिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है कि कोविड के हमने देखे कि किस तरह के असरात थे, इकॉनमी पे भी थे, लोगों पर भी थे, उसके बाद अब ये मंकी पॉक्स का आ जाना, आपको लगता है कि हमारी इकॉनमी सस्टेन कर सकती है इस चीज़ को, हम तैयार हैं इसके लिए? पहले तो आपको खुशखबरी सुनाऊं मैं कि ये जानलेवा बीमारी नहीं है। जी जी। दूसरी आपको बात के बताऊं कि चूंकि हम लोगों को ये आदत पड़ गई है कि किसी भी बात पे हम कोई भी बात करने को हर वक्त तैयार होते हैं, हम हर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, हमसे कुछ भी पूछ लें हम आपको सारा बताने को तैयार होते हैं। तो मुझे जब आज पता लगा कि आज हम ज़ेरे बहस लाएंगे इसको, तो मैंने यानी एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं डॉक्टर सलीम मलिक जो नैरोबी केनिया में होते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर, अब रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप अफ्रीका में हैं और मैंने गूगल में पढ़ा है कि ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में ये साहब था, तो ज़रा बताइए। तो पहले तो उनकी 2-3 बातें सुन लीजिए, उससे आपको तसल्ली हो जाएगी। डॉक्टर सलीम मलिक ने सबसे पहले ये कहा जी कि सबसे पहले तो नजमू साकिब साहब आपने घबराना नहीं। हाँ। मैंने कहा ये तो मैं बड़े अरसे से सुन रहा हूँ, मैं कब घबरा रहा हूँ यार, मैंने इस पर बात करनी है, मुझे इसके बारे में मालूमात दें। जी जी डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। तो ये केनिया की नैरोबी की बात हो। अच्छा आप सुनो उन्होंने क्या कहा। जी जी। उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना स्मॉल पॉक्स जो होता है, जिसको हम चेचक कहते हैं, ये समझिए कि ये मंकी पॉक्स का जो जरासीम है या जो भी इसका है ना वायरस, वो इसका को कजन ब्रदर है, यानी स्मॉल पॉक्स चेचक का ये कजन ब्रदर है। दूसरा उन्होंने बताया कि ये इंसानों और जानवरों के मेल मिलाप से होता है, इन्फेक्शस है, यानी ये एक इन्फेक्शन है। फिर उन्होंने कुछ अलामात बताई कि जी बुखार हो जाता है, जिस्म में दर्द होता है, गुदूद बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ये इसकी अलामात हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये पेंडेमिक नहीं है। आपको याद है आप ही के प्रोग्राम ने हमें बताया था कि पेंडेमिक और एंडेमिक में आमतौर पे लोग कंफ्यूज करते हैं
तो मैंने ये अर्ज किया था कि जब आपको ये देखना हो ना कि ये आलमी वबा है, हाँ। तो पेंडेमिक में पी जो है वो पासपोर्ट का है। ठीक तो है। पेंडेमिक जो है वो आलमी वबा नहीं है, ये एंडेमिक है, ये मकामी वबा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इसमें कोई 90% जो है वो होता है कि आप इसमें सेहतयाब हो जाएंगे अगर आप एहतियाती तदाबीर करते हैं। अच्छा। मेरा आखिरी सवाल उनसे ये था कि इससे बचाव का क्या है। उन्होंने कहा जी कि इससे बचाव का सबसे पहले तो ये है कि आपके जो बॉर्डर्स हैं, जो आपके जो एंट्री पॉइंट्स जितने जी, भी जी। हैं, वहाँ पे आप स्क्रीनिंग मशीनें लगाएं, जो कि मैं देख रहा हूँ कि लगनी शुरू हो गई हैं। फिर उसके बाद ये है कि आप एहतियात रखें, वही एहतियात जो कोरोना के लिए है या किसी और चीज़ के लिए भी ले। इस वक्त की आखिरी बात जी। ये जो आपने डॉक्टर मुख्तार अहमद की बात की है ना, ये वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं बराए जी, सेहत। जी। इन्होंने कुछ तसल्ली तो दी है कि आगाही मुहिम शुरू करेंगे वगैरह वगैरह। मैं जो एक सवाल आपके लिए और आपके लाखों नाजरीन के लिए इस सिलसिले में छोड़ के जा रहा हूं ना, उस पर जरा गौर कीजिएगा। जी, जी। कुर्राए अर्ज पर यानी कि हमारी जमीन पर लाखों बीमारियों के जरासीम हैं, लाखों बीमारियों के। ये एक एक करके क्यों आते हैं, ये एक साथ क्यों नहीं आते, इस पे जरा सोचिएगा, फिर आपको कुछ और इसमें से हिकमतें नजर आएंगी। जी। एवोल्यूशन का भी इसमें बहुत बड़ा अमल दखल होता है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये मंकी पॉक्स के ज़ाहिर है अभी इतने केसेस तो नहीं आए, एक ही केस अभी तक पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है। केपी ने पहले 3 केसेस किए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस ले लिए, एक केस बता रहे हैं वो। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है, फिर अस्पतालों में भी कुछ ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको इत्मीनान है इन इंतजाम से? मैं एक तो डॉक्टर मुख्तार साहब का जिक्र हुआ, उन्होंने आज वो एयरपोर्ट का विजिट भी किया है, जो हम बॉर्डर्स की बंद करने की बात करते हैं। यकीनन ये इसी से होता है कि ये है अफ्रीका वगैरह से आती है बीमारी, मोस्टली वहाँ से शुरू हुई 1958 में, और इसकी वहीं से वो सारा सिलसिला है। तो इसलिए उसमें बड़ी बेसिक ये चीज़ है कि आप कोई ऐसा मरीज़ अगर आता है, अगर उसको आप अपने बॉर्डर पे या एंट्री पॉइंट पे चेक कर लें तो आप इसको फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल कांटेक्ट से ये फैलता है, अदरवाइज इसका कोई है नहीं उस तरह से मसला। ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने इजलास किया NCOC, जो कोरोना के लिए हमने बनाया था, नेशनल कमीशन बनाया था, तो उसको उन्होंने एक्टिवेट किया है। बड़ी अच्छी बात है, बर वक्त इकदाम किया गया है। लेकिन इसमें केस एक जैसे आपने का रिपोर्ट हुआ, लेकिन पैनिक इसमें करने की कोई बात नहीं है। उसकी 1-2 वजूहात हैं। एक तो हमारे यहाँ एक केस ही रिपोर्ट हुआ है, फिर हमने टाइमली मैयर शुरू कर दिए हैं। होपफुली अल्लाह खैर करेगा, कुछ ज़्यादा इसमें मसाइल नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे क्रेडिबल है इस सिलसिले में, अगर हम बात करें तो। उन्होंने 2022 से 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2024 तक का जो डाटा दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि ये बड़ी तेज़ी से डिक्रीज हुआ है, ट्रेंड जो है इसके बढ़ने का। अच्छा अच्छा। तो ये बड़ी इनकरेजिंग बात है। अगर WHO ये बात कर रही है तो इसका मतलब 99,176 केसेस टोटल रिपोर्ट हुए इन 2 सालों में, तकरीबन 2.5 साल में आप कह लें, और जिसमें 208 डेथ्स हैं। 116 कंट्रीज़ में उसका वो पाया गया। लेकिन एक उसमें थोड़ी सी जो चीज़ तब्दील नज़र आती है आपको, जो ट्रेडिशनल इलाके हैं जहाँ पे ये होती हैं और जहाँ से ये मर्ज़ फैलती है, उससे हट के कुछ जगहों पे ये पाया गया, यूरोप में और 1-2 और जगह, अमेरिका के लैटिन अमेरिका वाली साइड के ऊपर। तो वो थोड़ा सा उसमें तशवीश की बात है। लेकिन यह है कि कोई इतना कोई ये सीरियस उस तरह से मसला नहीं है, ना कोई शिद्दत इसमें बढ़ रही है बल्कि डिप्लीट हो रही है। बट जो उन्होंने कहा है कि सब्सटेंशियली डिक्रीज्ड इसके रिपोर्टिंग जो है ना, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के जो केसेस आ रहे थे उनकी रिपोर्ट हो रही थी, उसमें सब्सटेंशियल डिक्रीज आया है इस साल में आके, ख़ास तौर के ऊपर। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जो नजमुल साकिब साहब ने की कि ये इतने सारे जरासीम और मर्ज़ हैं और बीमारियाँ हैं, तो ये बार बार क्यों आते हैं। कभी बर्ड फ्लू आ जाता है, कभी वो फुट एंड माउथ बीमारी जानवरों की आ जाती है, कभी कोई और इस किस्म की चीज़ आ जाती है। फुट एंड माउथ का वो मैं अब क्योंकि मेरा देहाती बैकग्राउंड है, मोस्टली हम देहाती बैकग्राउंड से ही हैं। जी जी। जब ये बर्ड फ्लू होता था ना, वो मुर्गी का पता चल जाता था, थोड़ा सा उसके मुंह से रतूबत आनी शुरू हो जाती थी, फटाफट छुरी फेर के ज़िबा कर लेते, पका के खा जाते थे उसको। ठीक है, वो ऐसी बीमारी नहीं थी कि उसके ऊपर करोड़ों अरबों डॉलर आप खर्च करें। अच्छा। और दवाइयाँ और पता नहीं क्या क्या कलिंग होती थी। यहाँ पूरे पूरे पोल्ट्री फार्म के मुर्गियाँ जला दी जाती थी और उसमें बड़ी बड़ी धांधली, और हमारी वजारत सेहत ने बड़े बड़े घपले किए हुए हैं, वो तो तहकीक कभी होगी पता चलेगा। इस तरह मुँह खुर की जो बीमारी थी, उसको मुंह खुर कहते थे, फुट एंड माउथ जो ये आती थी, उसका भी इलाज था। वो लोग को आटे से करते थे, कुछ तरह का उसका इलाज होता था। लेकिन अब ये बीमारियां दवाइयां बेचने का बहाना बन गई हैं, और इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर की ये चीजें
इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए इसको कारोबारी नुक्ता नजर से जब आप करते हैं ना, तो फिर उसमें फियर भी क्रिएट किया जाता है, पैनिक भी क्रिएट किया जाता है, और कुछ डेटा भी मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं, खौफजदा होने की कोई बात नहीं, जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर आप पहले से कोई सीरियस बीमार नहीं है, आपको ज्यादा असर नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, क्या सवाल लेकर आए आप नाज़रीन के लिए? थोड़ा शॉर्ट कंसाइज बताइएगा, टाइम कम है। जी शुक्रिया रामी ने एक ज़रूरी सवाल क्विकली और एक गैर ज़रूरी। क्लाइमेट चेंज समझने वाले हमारे दोस्त, जिसमें कि मोहतरमा आयशा खान भी शामिल हैं, उनका कहना है कि मुल्क में सैलाब एक मरतबा फिर आ रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग की बात हो रही है, और हिंदुस्तान ने भी तोहफतन एक रेला भेज दिया है। ज़रूरी सवाल ये है कि मुतल्लिका महकमों को इस खबर की खबर है भी कि नहीं, और अगर है तो इस सिलसिले में मनसूबाबंदी अवाम के सामने कब लाई जा रही है। ठीक है। गैर ज़रूरी सवाल, मुल्क में मंकी पॉक्स दाखिल हो चुका है। गैर ज़रूरी सवाल ये है, किसी आलमी या मकामी वबा के बचाव के लिए बीमारी पहले आती है या दवाइयाँ और इंजेक्शन पहले तैयार किए जाते हैं और बीमारी की अनाउंसमेंट बाद में की जाती है? वेरी इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के ब्रेक ज़रूर दीजिएगा। हाँ भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।